राम राम। आप देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी। जब भैया सीधी प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की जी का लाइव प्रसारण का हो रहा है। आज भैया खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह आए हैं छतरपुर प्रवास में। उनके कार्यकर्ता हैं सभी जने जितने होत के आए भाजपा की। हम नाव कागे नाव ने भैया इतना दिखाएं दाई हम सीधे से ये लाइव परिस्थिति है बुंदेली चुगली की। अब इतने का हो रहा आगे का प्लान बन रहे, कौन कौन सी घोषणा हो रही या कौन कौन सी सवाल जवाब करे जा रहे। पत्रकार बात है तो पत्रकार बात में हम आप लोगों ने लेके आए हैं बुंदेली चुगली। कोनो खबर छोड़ वो नहीं चाहत अपने दर्शन के लाने। तो देखो जो सीधो भैया माल्यार्पण कर जा रहे हो। ब्रजेंद्र सिंह को स्वागत। मलखान सिंह बगल में है, अर्चना सिंह बगल में है, द्रौपदी कुशवाहा है, उमेश शुक्ला, अरविंद पटेरिया हैं, जयराम चतुर्वेदी हैं और उनके भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं भैया, पदाधिकारी हैं। तो ये बुंदेली चुगली की लाइव परिस्थिति देखो आप घरे बैठ के। आगे का हो रहा भैया आंखों देखो हाल बुंदेली चुगली। अरविंद लाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि मैं राज्य स्वागत उद्बोधन करने का फैसला है। भाई अरविंद लाल आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार साथियों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमारी आदरणीय मंत्री जी के लिए इस वार्ता के लिए निकाला। उसके लिए धन्यवाद की बात एक बार आपके लिए दिया हुआ। आज जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। उसी के संबंध में आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के हमारे मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का आगमन हुआ है और बजट के संबंध में आपके पत्रकारों वार्ता को संबोधित करेंगे। आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत है। आज सही है लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट ठीक है भाई साहब। बस बीचों बीच चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंट हमारा केंद्रीय बजट सबके बीच में आया है। उस विषय को लेके, बजट को लेके हमारी हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके तहत मैं आज सदस्यों में आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज देश में पहली बार संभव हुआ है कि हमारा पेपरलेस बजट पास हुआ है और मैं ये मानता हूँ कि एक डिजिटल इंडिया को लेकर हमारी एक बड़ी शुरुआत है। आज यदि हम इसके जो बिंदु है हमारे मूलतः हमारे 6 इसके आधार स्तंभ है जिसको लेकर हम लोगों का ये बजट आया है। एक तो आपका स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर है, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना को लेकर है, तीसरा हमारा जो मानव
पूंजी में नवजीवन की संचार को लेकर है। एक हम आकांक्षी भारत का समावेशी विकास कैसे कर सके इसको लेकर है। एक न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन एक इसको लेकर है, और एक नव प्रवर्तन और अनुसंधान और विकास को लेकर है। ऐसे 6 आधार स्तंभ को लेकर बजट हमारा पारित हुआ है। मैं ये मानता हूं कि पहले जब कृषि जो हमारे किसानों को लेकर जो बजट आया था, उसमें से मुश्किल से 7 लाख करोड़ रुपए उनके लिए थे। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो उसको बजट को बढ़ा के 15.5 लाख के आसपास किया है। लेकिन जो अभी हमारा बजट आया है उसमें 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है, और 1 लाख करोड़ करीब हमारी मंडियों को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसमें रखा गया है। आज आपको ये पता है कि हमारी जो 75वीं सालगिरह जो मना रहे हैं उसको लेकर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है कि 75 साल के ऊपर जो हमारे पेंशनधारी हैं उनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आज कृषि सेल्स को लेकर भी आज पेट्रोल में 2.5 रुपए और डीजल में 4 रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे हमारी कोई रेट नहीं बढ़ जाए। कोरोना वैक्सीन जैसे कि हम जानते हैं कि महामारी से हम लोग जूझे हैं, उसके वैक्सीनेशन के लिए भी 35,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है। आज मैं ये मानता हूं कि जो हमारे 27 शहर हैं उसको मेट्रो लाइन से भी जोड़ने की बात कही गई है। उसमें मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल भी हमारे खोलने के लिए एक निर्णय हुआ है कि 100 सैनिक स्कूल पूरे देश में खोले जाएंगे। इसमें एनजीओ के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग और हमारे इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे कई संस्थान हैं, उनके माध्यम से सैनिक स्कूल हर जिलों में, हर 100 जिलों में हमारे पूरे देश में डाले जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि यदि सैनिक स्कूल आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो फोर्सेस को लेके बात आती है उसमें एक नए ऑफिसर्स, टैलेंटेड ऑफिसर्स हमें मिलेंगे जो हमारे देश हित के लिए एक बड़ा योगदान होगा। आज अनुसूचित जाति के लिए भी आज उनके स्कॉलरशिप को लेके भी 4 करोड़ छात्रों के लिए भी इसमें प्रावधान करीब 35,000 करोड़ का रखा गया है, और इसी तरह से आदिवासी छात्रों के लिए भी इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा गया है। आज आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपने देखा होगा कि 49% से एफडीआई बढ़ाकर आज 74% कर दी गई है, और इसलिए इसमें मैं ये मानता हूं एक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम। आज डिजिटल भुगतान के लिए भी 1500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आज सरकारी बैंकों की मदद करने के लिए एनपीए जो हमारा हो गया था उसको खत्म करने के लिए करीब 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज पूरे ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बजट सबके हित में है, सार्वजनिक हित में है, और इसलिए आप देख रहे होंगे कि कई तरह की बातें इसमें लोगों ने कही, लेकिन इसमें कोई ऐसे रिएक्शन हमें नहीं मिल पाए जो ये कह सके कि इसमें काफी ऐसा, क्योंकि हम कोरोना जैसे काल से जूझे हैं और उसके बाद इसकी तरह से सार्वजनिक हित का बजट आए तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। आज हमने कई सेक्टर में, हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ा प्रावधान रखा गया है, और इसमें हम करीब हर सेक्टर में यदि हम परियोजनाओं को लेके हम कहें, सड़कों को लेके कहें तो इसमें 38,000 करोड़ का से ऊपर का प्रावधान इसमें रखा गया है। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए करीब 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए रखा गया है। आज
मुख्य सड़कों के उन्नयन के लिए भी करीब 700 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। आज पुलों के ब्रिजेस के निर्माण के लिए भी करीब 400 करोड़ का प्रावधान इस बजट के केंद्रीय बजट में रखा गया है। आज इस तरह से मैं मानता हूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमारी पीपीपी मोड पे चलने वाले जो हमारे कार्यक्रम है उसके लिए भी सड़कों के विकास के लिए 650 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और मैं ये मानता हूं कि रेल लाइन में भी, जो कि मध्य प्रदेश में और ये तो पूरे देश में भी माननीय हमारे मोदी जी ने तय किया है कि 2023 तक अब कोई भी ब्रॉडगेज की ट्रेन डीजल इंजन से नहीं चलेगी, सब इलेक्ट्रिफाइड होंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा कदम आज हमारे यहां भी, चाहे रेल लाइन के दोहरीकरण की बात हो, चाहे इनके लाइन को लेंथ बढ़ाने की बात हो, या इनके गेज परिवर्तन की बात हो, इन सब चीजों को लेके करीब 70-75 हजार करोड़ से ऊपर की राशि हमारे मध्य प्रदेश के लिए प्रावधानित की गई है। आज कैन लेक ऑफ लिंक परियोजना, जो कि एक बहुत लंबे समय से लंबित है, जो हमारे अटल जी की देन थी, और आज उसके लिए भी मुझे बड़ी खुशी है और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बुंदेलखंड के मंत्री हूं कि 35,000 करोड़ के ऊपर का प्रावधान बजट के अंदर रखा गया है। आज अन्य सिंचाई योजनाओं को लेकर भी करीब 800 करोड़ का 700-800 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। आज विद्युत क्षेत्र में भी, चाहे वो हमारे लाइन सुदृढ़ीकरण की बात हो या लाइनों के डेवलपमेंट की बात हो, उन सब चीजों को लेकर भी करीब 300-400 करोड़ का प्रावधान, 400 करोड़ के आसपास का प्रावधान रखा गया है। उस शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए भी करीब 1,000 करोड़ के ऊपर का प्रावधान मध्य प्रदेश के लिए रखा गया है। आज शहरी विकास योजनाओं के उन्नयन के लिए, उनके शहरी विकास के लिए करीब 1,000 करोड़ के ऊपर की राशि का प्रावधान केंद्रीय बजट में रखा गया है। और इसी तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी जो हमारे विकास के काम चल रहे हैं, चाहे वो सड़क योजना के हों, चाहे हमारे जल सिंचाई योजना के हों, इसके लिए 1600 करोड़ के ऊपर हमारे इससे 1800 करोड़ के रीब का प्रावधान रखा गया है। कौशल विकास के लिए भी 110 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे इस बजट में रखा गया है। मैं ये मानता हूं एक सर्वहित में सभी क्षेत्रों के लिए एक बड़ा सोच समझ के ये बजट, केंद्रीय बजट आया है। और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया था कि हमारा जो केंद्रीय बजट आया है उससे सभी लोगों के हित को देखते हुए ये बजट पास हुआ है। और इसलिए मैं आज मीडिया से रूबरू छतरपुर में मुझे बोला गया था, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अब जो हटा बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आजकल तो मीडिया और आपके सब चीजें, सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हमें बजट में जब पारित होता है तो हम उनकी बारीकियों पे जा नहीं पाते, इसलिए उन सब चीजों को लेकर बात कही गई है। बाकी बताने वाली बात ऐसी इसको सेल्स, बेसिकली जो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के अंदर जो हम लोग को सरकार को मिलता था जो सेल्स, उसको कृषि सेल्स में डाला गया है, ताकि इसमें कोई ओवरलोडिंग की गई, आम आदमी में नहीं आ रहा। अब सरकार को दे रही है, अब सरकार को कहीं ना कहीं यदि सरकार अपना भला सोचेगी तो फिर लोड पे किसी दूसरे पे आएगा। भैया
जो आप बता रहे हैं अभी लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत इसको ले लिया गया है, अभी आपको नहीं, लेकिन वो सब उसी में जो ऑनलाइन फीड कर दी जाएंगे तो एक समय सीमा में उनकी तय कर दी गई है। और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें सीएम हेल्पलाइन में जो आपके 24 घंटे के अंदर सेवाएं देने की भी बात सोशल मीडिया में कही है, और मैं मानता हूं कि उसमें निश्चित रूप से हमारे सार्थक रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो उसमें अलग से कोई ऐसी बात है तो हम लिखवा लेंगे, उसका पास कर लेंगे। तहसीलदार को एसडीएम का चार्ज दिया गया, ये पहली बार हुआ है ऐसा। ये हालात है जिले के। जबकि अपर आप बात कर रहे हैं सर, आपकी सरकार ने जीएसटी लागू पूरे देश में टैक्स लगा दिया, टैक्स हो गया है, अब उसके लिए निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कोई यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत सी स्टेट नजदीक में, बहुत सी स्टेट दूर में, तो उस हिसाब से उसका वेरिएशन उसके रेट का हो जाता है। और इसमें वो तो कहीं यूपी में कम है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है, इसके ऊपर आप जाओगे तो और ज्यादा मिलेगा, इसलिए उसका तो वेरिएशन रहेगा। सबसे ज्यादा है 185 शिकायत आई इस महीने का आंकड़ा, उसमें केवल 39 शिकायत नहीं करानी पड़ी, इसका परसेंटेज से सबसे कमजोर प्रभाव है। वित्त विभाग की पर्टिकुलर आप क्या टेस्टिंग की बात कर रहे हैं? नहीं तो ओवरऑल शिकायतों की बात कर रहे हैं, विभाग वाइज बात कर रहे हैं। हेल्पलाइन की जो शिकायत है विभाग से सबसे बड़ी राय केवल 21% शिकायतों का निपटारा है। व्यक्तिगत कुछ ऐसी चीजें हैं, अब मैं क्योंकि पर्टिकुलर में फोकस नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो बात मुझे इंगित करी है उस पर आप ध्यान दें। और ये हर चीजें लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत उठाए। बंधन प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, बंधन प्रोजेक्ट बहुत जल्दी चालू होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी देंगे। हमारे सीएम साहब की उसका बेसिकली आप जानते हैं कि कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, करस्पॉन्डेंस होती है, उसमें कुछ एग्रीमेंट होते हैं, LOI होती है, फॉरेस्ट की NOC होती है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट से परेशान है यहाँ के लोग, राजस्व की जमीनें फॉरेस्ट में पड़ी हैं, आज तक उनमें सुधार नहीं हो पाया। गारंटी में जो आवेदन लगते हैं उसमें समय सीमा रहती है, उसमें समय सीमा के खिलाफ हो गया आवेदन खर्च कर दिया जैसे कई प्रकरण है ना, मतलब अब वो बात आई है, आपने बात करी है, सबसे बड़ी सिंचाई की है, हर बार बजट पास होता है, बजट को अमल क्यों किया जाए? अमल वाला कामकाज नहीं है, बेसिकली तो अमल नहीं होना होता तो 35,000 करोड़ का बजट नहीं लाया जाता, वही दिखाने के लिए नहीं किया गया था। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात थी, उसमें जिसकी कुछ, क्योंकि वो नेशनल पार्क हमारा 15 का फंस रहा है और नेशनल पार्क के कानून अलग है, इसलिए कई चीजें आ रही थी जिसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और इसलिए उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट रखा गया। अब उसका कार्ययोजना क्योंकि विभागीय मंत्री उस चीज को बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि वो बनेगा, इसलिए सरकार की नीयत सही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ऑल इंडिया में कुपोषण के लिए पिछले साल में 24,000 करोड़ का बजट इस दफे 20,000 करोड़ कर दिया गया है, क्या कुपोषण के लिए सरकार काम नहीं करेगी? आप यदि कुपोषण को लेकर देख रहे हो तो हमारे मध्य प्रदेश की आप पहले स्थिति देख लो, नहीं कम क्यों कर दिया 4,000 करोड़? कहीं न कहीं सार्थक रिजल्ट आए होंगे, बजट तो कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, जबकि उसमें 3 में और जोड़ दी गई। बजट में जहाँ काम हो जाते हैं वहाँ का बजट कम जाता है, और जहाँ काम नहीं होते वहाँ बजट बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इस वेरिएशन को आप कह सकते हैं कि कुछ कुपोषण के लिए सरकार चिंतित है, केंद्र सरकार भी चिंतित है, प्रदेश की सरकार डबल में मुझे डबल में कर ले, भी डबल में
आज किस बात को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा हमारा केंद्रीय बजट आया है और इस बजट को लेके इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आज हमारे आम जनों को जो सुविधाएं मिलने वाली है भविष्य में, और उसके साथ भी हमारे मध्य प्रदेश में उस केंद्रीय बजट से क्या हासिल होने वाला है, इन सब को लेकर आज हमें पेश मैं कंप्लीट रुक गया है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत चीज़ें कंट्रोल में आ गई। और रही वो खनिज नीति की बात, तो ये रेत खनिज नीति जो है वो आपके कांग्रेस सरकार के समय आई। जब हमारी सरकार आई ऑलरेडी उसके ठेके हो चुके थे, एग्रीमेंट हो चुके थे, उनके जो डिपॉजिट है वो जमा हो चुके थे, इसलिए उसमें हम परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो लिटिगेशन का मामला होगा कोर्ट में जाता, और इसलिए उन्हीं प्रावधानों के तहत हम कैसे कंट्रोल कर पाए, इसके लिए बहुत कुछ कंट्रोल हमने किया है। जिस हिसाब से हमें रॉयल्टी मिल रही है, पहले जो रॉयल्टी नहीं मिलती थी, WR की विदाउट रॉयल्टी गाड़ियाँ चलती थी, अब बहुत चीज़ें हमारी रेवेन्यू बढ़ने से मालूम हो रहा है कि बहुत चीज़ों पे हमने कंट्रोल किया है, और धीरे धीरे हम इसको एक ऐप भी बना रहे हैं, और इसको एक आज हम इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में हम उसको एक इस तरह से निश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में कोई भी अवैध काम ना हो पाए, हमें ऑनलाइन सूचनाएं मिल जाएं, हम उसको कैसे क्रियान्वित कर पाए उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मंत्री जी, छतरपुर जिले में रॉक फास्फेट की खदानें मिली है, उस पर खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लगातार जिंदगी में काम मिला है, एक दो कार्रवाई करने के बाद शांत हो जाती है। जनरली उस पर हम लोग अब टीम भी गठित कर रहे हैं, और हमने होम डिपार्टमेंट से भी आग्रह किया है, क्योंकि कई बार हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी वारदातें हो जाती हैं, और इसलिए हमने होम डिपार्टमेंट से बोला है कि पहले हमें होम गार्ड्स मिले हुए थे, वो भी हटा दिए गए, और सुरक्षा के लिए हमें कुछ लोग दिए जाएं, और थोड़ा सा जिससे कि हम नीचे जाके उनको कंट्रोल कर पाएँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनको बहुत जल्दी कंट्रोल। मंत्री जी, रॉक फास्फेट की खदानें छतरपुर जिले में मिली हैं, उनके ऑक्शन के लिए भी निविदा आमंत्रण कर ली गई है। रॉक फास्फेट के लिए निविदा आमंत्रण हो गई है, उसके लिए छतरपुर की क्या कार्य योजना है आपकी? बेसिकली रॉक फास्फेट मेजर मिनरल केंद्र से चीज़ें निर्धारित होती हैं, और अब सब चीज़ें ऑप्शन पे आ रही हैं। हमारे माइनिंग कॉर्पोरेशन के अंदर भी हमारी रॉक फॉस्फेट की माइन चल रही है, और जो बची हुई माइंस हैं उनको हम ब्लॉक बना के, चाहे वो हमारी स्टेट की हों या हमारी मेजर मिनरल की केंद्र की, सभी को हम ब्लॉक बना के ऑप्शन करने वाले हैं। निविदा आमंत्रण हो गई है, बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई चल रही है, और मैं लग रहा हूँ कि बहुत जल्दी चालू। सर मंत्री जी, दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह देखने में आया कि चाहे वो स्टोन माइंस हो या ग्रेनाइट माइंस, NGT का नियम लागू नहीं होते क्या? सब जगह लागू हो। तो फिर सर यहाँ पे तो लगातार यहाँ पे अगर तरीके से उत्खनन हो रहा है, गहराइयों में तक पहुँच गई है, फिर भी क्या ऐसा नहीं लगता कि अधिकारियों का गठजोड़ हो? स्कूल मंदिर से 200 मीटर के बाउंड्री से बाउंड्री लगी हुई, उनको परमिशन कैसे मिली, किसकी लापरवाही? अब ऐसे पर्टिकुलर कोई चीजें हो तो आप बता दीजिएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। DMF मंत्री जी, DMF फंड करोड़ों रुपए है, उसको विकास कार्य में क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारा DMF फंड पूरा विकासी कार्य में लग रहा है, लेकिन अभी कुछ हमारे नियम DMF को लेकर चेंज हुए हैं, और इसमें एक कमेटी हमारी स्टेट लेवल पे निर्धारित बनी है, जिसमें हमारे CM साहब उसके चेयरमैन हैं, 5 लोगों की कमेटी बनाई है। बहुत जल्दी हम DMF का भी पैसा जहाँ पे से आ रहा है वहाँ पे हम विकास के लिए देंगे।
भैया जाहती बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति सीधो प्रसारण हतु मंत्री बिजन सिंह राठौर ने कई पॉइंटन पर बात करी। उनके मुख्य जो पॉइंट हते वे 6 हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें उनने बताओ है कि में कितनो बजट करोगो। रेल लाइन के लाने भी विशेष महत्व दोगो। इंदौर से खंडवा जो भोपाल मेट्रो को भी प्रस्ताव ने कई चीज़न की घोषणा करी है, जैसे बजट अनुसार जितनो बजट जी में दोगो है, जितनो पैसा जी का मिलो है विभागन का। अब भैया जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति आप कैसी लगी, आप देखो, सुनो, कमेंट करो, हमें बताओ भैया। आज के लाने बस इतना। राम राम।